देखिए आज का टॉपिक है हमारा प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन के नियम। और वास्तव में हम जो आज टॉपिक में शामिल करेंगे जिन जिन चीज़ों को, उनसे आपको बोर्ड के एग्जाम में एक क्वेश्चन 99% मिलने की पॉसिबिलिटी रहेगी। अब इसमें पढ़ाएंगे क्या क्या हम। एक तो प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन के नियम कौन कौन से हैं। दूसरी बात, तरंग सिद्धांत इन नियमों को एक्सप्लेन करने में फेल हो गया, यानी उसकी फेलियर ऑफ वेव थ्योरी, उसकी बात करेंगे। तीसरा, आइंस्टीन समीकरण, आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण, प्रकाश वैद्युत समीकरण। और चौथा जो पॉइंट होगा कि ये जो समीकरण है आइंस्टीन का, उससे इन नियमों की व्याख्या। तो वास्तव में हमें ये चार चीजें आज के टॉपिक में समझनी है, और इन चार चीजों से क्वेश्चन किसी भी तरह से बनाया जा सकता है। कभी कभी क्वेश्चन केवल इतना पूछ लिया जाता है कि प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन के नियम क्या है, इन और तरंग सिद्धांत इनको एक्सप्लेन करने में विफल हो गया, इतना बताइए। कभी कभी पूछ लेता है आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण सिद्ध कीजिए, ऐसा क्वेश्चन आ जाता है। कभी कभी कह देता है आइंस्टीन के प्रकाश वैद्युत समीकरण से प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन के नियमों की व्याख्या कीजिए और नियम बताइए। तो क्वेश्चन किसी भी तरीके से पूछा जाए, लेकिन इन चार टॉपिकों में से आपको एक क्वेश्चन 99% मिलने की पॉसिबिलिटी रहेगी। और या फिर इस आइंस्टीन के प्रकाश वैद्युत समीकरण पर कोई न्यूमेरिकल आ जाए, ऐसा भी हो सकता है। तो हमें बड़ी सावधानी से समझना है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है और बड़ा आसान है। थोड़ा सा भी हम, क्योंकि ये चीजें क्या है, मैंने इस चैप्टर में आपको जब शुरुआत की थी तो 2 फिगर बताई थी और कहा था कि भाई पूरा का पूरा चैप्टर इन्हीं दोनों फिगरों पर डिपेंड है। और उसमें 2 शब्द बताए थे। वो 2 शब्द कौन से थे? पहला था आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी, और दूसरा था तीव्रता, इंटेंसिटी। और उसमें जो फिगर थे वो एक फिगर ये था कि भाई ये कोई मेटल सरफेस है, इस पे प्रकाश आ रहा है h न्यू, तो यहाँ पे वर्क फंक्शन फाइव के बराबर खर्च हो गया और बाकी इलेक्ट्रॉन निकले और वो काइनेटिक एनर्जी उसकी मैक्सिमम से जा रहा है। तो ये आने वाली जो एनर्जी होती थी ये 2 पार्टों में बट गई, एक तो इसमें पार्शियली और पार्शियली इसमें। तो हमने इसको इक्वल रख देते थे यहाँ h न्यू इक्वल टू 5 प्लस k मैक्सिमम, काइनेटिक एनर्जी अधिकतम वाली। तो ये जो फिगर था, फिगर कुछ नहीं है, छोटी सी एक बात है, बस उसको समझने की हमें जरूरत है। तो चलिए शुरू करते हैं। और सबसे पहले बात करता हूं मैं प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन के नियमों की। और देखिए मजेदार बात क्या है इस टॉपिक की कि ये टॉपिक आप पहले से जानते हो, केवल तुमको उन शब्दों को क्रम से कलेक्ट करना है। तो प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन के नियम क्या है? तो पहला नियम, इसके 5 नियम हैं। सबसे पहला नियम होता है कि इससे निकलने वाले जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, इन इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या है ये आने वाले फोटोनों की पर निर्भर करती है, और फोटोनों को कहते हैं हम तीव्रता। एक बार दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूं, तीव्रता का मतलब होता है नंबर ऑफ फोटोन्स, फोटोन की संख्या, इसी को आप तीव्रता कहते हैं। तो पहला जो नियम होता है प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन का वो यही है कि किसी धातु की सतह से निकलने वाले जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है वो आने वाले प्रकाश की तीव्रता के अनुक्रमानुपाती होती है। यानी निकलने वाले जो इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन की जो संख्या है वो क्या है? प्रोपोर्शनल है किसके? आने वाले प्रकाश की तीव्रता की। पहला नियम बड़ा सिंपल, ये आप भी जानते हो कि भाई जितने ज्यादा फोटोन आएंगे, क्योंकि तीव्रता का मतलब नंबर ऑफ फोटोन्स होते हैं, जितने ज्यादा फोटोन आएंगे उतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। यही हमारा पहला नियम है कि निकलने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या किसी धातु की सतह पर आने वाले फोटोन्स के अनुक्रमानुपाती होती है। अगर ज्यादा फोटोन आएंगे तो ज्यादा निकलेंगे इलेक्ट्रॉन, और कम आएंगे तो कम इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, और उसी को तीव्रता कहते हैं। तो कह सकते हो तीव्रता के अनुक्रमानुपाती होती है। दूसरा पॉइंट देखिए, दूसरा जो पॉइंट है वो देहली आवृत्ति को एक्सप्लेन करता है कि अगर इस पर आने वाला जो प्रकाश है वो एक निश्चित आवृत्ति से छोटा है तो फिर उससे कोई इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा। यानी आने वाला प्रकाश
आने वाले प्रकाश की आवृत्ति न्यू क्या होनी चाहिए, एक निश्चित आवृत्ति से अधिक होनी चाहिए। तो न्यू इज ग्रेटर देन न्यू नॉट, जिसको क्या देहली आवृत्ति कहते हो। अब नियम कैसे लिखोगे आप बताओगे, अगर आने वाले प्रकाश की आवृत्ति एक निश्चित आवृत्ति से कम होती है तो उससे कोई भी इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित, और इस आवृत्ति को देहली आवृत्ति कहते हैं। इसका मतलब दूसरा नियम हमारी समझ में आ गया। तीसरा नियम बड़ा इंपॉर्टेंट और बड़ा आसान है। तीसरे और चौथे दोनों ही पॉइंट आप एक साथ याद रख सकते हो। ये दोनों ही गतिज ऊर्जा से संबंधित है कि ये जो निकलने वाला इलेक्ट्रॉन होता है इसकी जो गतिज ऊर्जा होती है, तो एक में तो ये कह देंगे हम निकलने वाले इलेक्ट्रॉन की जो गतिज ऊर्जा है वो तीव्रता पर निर्भर नहीं करती। गतिज ऊर्जा आने वाले प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर नहीं करती, इंडिपेंडेंट होती है, उससे निर्भर नहीं करती। और चौथे में कह देंगे गतिज ऊर्जा यानी निकलने वाले इलेक्ट्रॉन की जो गतिज ऊर्जा होती है आवृत्ति पर निर्भर करती है, तीव्रता पर निर्भर नहीं करती, आवृत्ति पर निर्भर करती है। बात समझ में आ रही है ना? तो यानी तीसरे और चौथे जो पॉइंट है वो दोनों गतिज ऊर्जा के हैं, बस एक में लिखना है कि ये आवृत्ति पर निर्भर करती है और एक में लिखना है कि ये तीव्रता पर निर्भर नहीं करती। पांचवा पॉइंट क्या होता है भाई, जैसे ये फोटोन आया और इलेक्ट्रॉन बाहर निकला, इनके बीच में कोई टाइम लैग नहीं होता, कोई समय पश्चता नहीं होती है, टाइम नहीं लगता है। जैसे ही फोटोन आएगा तुरंत इलेक्ट्रॉन निकलेगा। ऐसा नहीं है फोटोन आया और 5 सेकंड बाद इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, ऐसा कभी नहीं होता। इसका मतलब फोटोन के आने और इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जित होने यानी निकलने और इलेक्ट्रॉन के निकलने में कोई समय पश्चता नहीं होती, कोई समय नहीं लगता है। निकलने में समय पश्चता, टाइम लैग बोलते हैं अंग्रेजी में, नहीं होती। तो इस तरीके से सबसे पहले तो हमारा जो काम है, क्योंकि इन सभी टॉपिकों को समझने के लिए सबसे पहला हमारा जो काम है वो ये है कि 5 नियम हमारे माइंड में रहने चाहिए। 5 नियम। अगर एक कभी कभी 2 नंबर का क्वेश्चन ये आ सकता है कि प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन के या प्रकाश वैद्युत फोटोइलेक्ट्रिक इमिशन, प्रकाश वैद्युत प्रभाव के भी कह सकता है, नियम लिखिए। तो 5 नियम तुम्हें याद हो गए। अब पहला नियम याद हो गया कि भाई जो निकलने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है वो सरफेस पे आने वाले प्रकाश की तीव्रता के अनुपाती होती है। दूसरा नियम हो गया कि अगर आने वाले प्रकाश की आवृत्ति एक निश्चित आवृत्ति से अगर कम होगी तो फिर उससे इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा, इसी को देहली आवृत्ति हम कहते हैं। यानी एक तरह से देहली आवृत्ति को परिभाषित कर रहा है दूसरा नियम। तीसरा, निकलने वाले जो इलेक्ट्रॉन है उसकी जो गतिज ऊर्जा है वो तीव्रता पर निर्भर नहीं करेगी। और चौथा, आवृत्ति पर निर्भर करेगी। और पांचवा, फोटोन के आने और इलेक्ट्रॉन के निकलने में कोई समय नहीं लगेगा, उसमें कोई समय पश्चता नहीं होगी, टाइम लैग नहीं होगा। तो पहला काम जो है ना वो इन 5 पॉइंटों को माइंड में रखना है, क्योंकि अगर हम ये 5 पॉइंट माइंड में रखेंगे तो फिर हमें कोई परेशानी नहीं होगी। अब देखिए, अब बात करते हैं आगे थोड़ी सी तरंग सिद्धांत की विफलता। इन 5 पॉइंटों को एक्सप्लेन करने में तरंग सिद्धांत किस तरीके से विफल हो गया उस बात को करते हैं। कब वैसे ज्यादातर जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है उसमें एक ही बात कही गई है कि कोई 2 कारण बताइए। तरंग सिद्धांत की विफलता के 2 पॉइंट पूछे जाते हैं बस, लेकिन हम दोनों तीनों पॉइंट जो बनेंगे उन सबको एक्सप्लेन कर देते हैं। तो टॉपिक में इसी में जुड़ा हुआ टॉपिक है तरंग सिद्धांत की
की विफलता, फेलियर ऑफ वेव थ्योरी। तरंग सिद्धांत इसको एक्सप्लेन करने में फेल क्यों हो गया, ये चीज है। अब इसको समझने के लिए पहले हमें समझना पड़ेगा कि तरंग सिद्धांत होता क्या है, वेव थ्योरी थी क्या। देखिए अकॉर्डिंग टू वेव थ्योरी, पहली बात तो तरंग सिद्धांत की जो है वेव थ्योरी जो है उसके हिसाब से क्या होता है, जो ऊर्जा होती है वो तीव्रता के प्रोपोर्शनल होती है, यानी जो तरंग की ऊर्जा होती है उसी को तीव्रता कहते हैं। और तीव्रता जो आई है वो उसके आयाम के वर्ग के अनुपाती होती है। ऐसा आपको व्यतिकरण में मैंने पढ़ाया था, I इज प्रोपोर्शनल आर स्क्वायर या ए स्क्वायर। अगर आयाम को ए कह रहे हो तो फिर ए स्क्वायर आप उसमें लिख सकते हो, यानी किसी तरंग की जो तीव्रता है वो उसके आयाम के वर्ग के अनुपाती होती है। और दूसरी बात, तीव्रता किसको कहते हैं, ऊर्जा। जो ऊर्जा है वही तीव्रता है। अब दूसरी जो बात है वो क्या है, लेकिन अब तरंग सिद्धांत फेल क्यों हुआ इस बात को थोड़ा सा ध्यान से समझना है। तरंग सिद्धांत के अनुसार, जैसे ये आपकी मेटल सरफेस थी, अब तरंग सिद्धांत के अनुसार जब तीव्रता इस पे आएगी प्रकाश की तो वो सभी इलेक्ट्रॉनों में बट जाती है, यानी पूरे सरफेस में समान रूप से बट जाएगी। मान लीजिए हमारा ये सरफेस है, ये कोई मेटल सरफेस है, अब प्रकाश इस पे गिरा तो प्रकाश इस पे गिरा तो वो पूरी सतह पे बट गया, और पूरी सतह का मतलब इसके अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉन थे उन इलेक्ट्रॉनों में बट गया। तो जो एनर्जी आ रही थी वो एनर्जी सभी इलेक्ट्रॉनों में बराबर बराबर बट गई, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो गई, समान रूप से बट गई। अब थोड़ा ध्यान देना, जब ऊर्जा समान रूप से बटेगी इसका मतलब सभी इलेक्ट्रॉनों को मिलेगी। अब यहीं से चेंज होता है, यहीं से फेल होना शुरू होता है, यानी जब हमारी जो एनर्जी है वो सभी इलेक्ट्रॉनों को मिलना शुरू हो जाएगी तब तो क्या होना चाहिए भाई, इलेक्ट्रॉनों को मिलना शुरू हो गई, इलेक्ट्रॉनों में बंटना शुरू हो गई। इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रॉन धीरे धीरे उस एनर्जी को लेते रहेंगे, इलेक्ट्रॉन धीरे धीरे उस एनर्जी को लेते रहेंगे और फिर उस सरफेस से निकलना शुरू कर देंगे। अब थोड़ा सा हमें यहां ध्यान देना है भाई, हमारा पॉइंट क्या था पहला, कि निकलने वाले जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या है वो तीव्रता के अनुक्रमानुपाती होती है। और यहां पे कह रहे हैं कि जो प्रकाश की ऊर्जा है वो तीव्रता है, और प्रकाश की ऊर्जा जब सब में गिरेगी तो वो सभी इलेक्ट्रॉनों को मिलना शुरू हो जाएगी, ठीक है ना। जब सभी इलेक्ट्रॉनों को मिलना शुरू हो जाएगी, इससे तो अब हम ये पता ही नहीं लगा पाएंगे कि भाई कितने इलेक्ट्रॉन उससे बाहर निकलेंगे और कितने इलेक्ट्रॉन उससे बाहर नहीं निकलेंगे। इसका मतलब जिन इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा कार्यफलन से अधिक होती चली जाएगी, भाई आपको तो पता है जब तक इन इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा कार्यफलन के बराबर नहीं होगी, कार्यफलन के बराबर नहीं होगी तब तक इलेक्ट्रॉन उससे बाहर नहीं निकल सकता। अब इसमें दो तीन पॉइंट एक साथ एक्सप्लेन हो रहे हैं, ध्यान देने की जरूरत है कि जब तक हमारी जो ऊर्जा इलेक्ट्रॉन की कार्यफलन के बराबर नहीं हो जाएगी तब तक इलेक्ट्रॉन वहां से बाहर नहीं निकलेगा। लेकिन आप कह रहे हो कि जो ऊर्जा आ रही है, जो तीव्रता आ रही है वो सभी इलेक्ट्रॉनों में बढ़ती चली जा रही है, बराबर बराबर बढ़ रही है। इसका मतलब सपोज करो, मान लो एक बार के लिए कि इलेक्ट्रॉन को निकलने के लिए जो ऊर्जा चाहिए वो 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट चाहिए। ये सपोज किया हमने कि इलेक्ट्रॉन को निकलने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा चाहिए, लेकिन आने वाली जो ऊर्जा है वो है 1000 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और 1000 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, और इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या है 10,000। इतने इलेक्ट्रॉन है यहां पे 10,000 इलेक्ट्रॉन है। इसका मतलब वो जो ऊर्जा होगी वो 10,000 इलेक्ट्रॉनों में बढ़ जाएगी। अब ऊर्जा थी 1000 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इलेक्ट्रॉन है 10,000, जब इनमें बटेगी तो एक इलेक्ट्रॉन को 0.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा मिलेगी। एक इलेक्ट्रॉन को कितनी ऊर्जा मिलेगी, 0.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, लेकिन वो नहीं निकल पाएगा क्योंकि निकलने के लिए चाहिए 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसका मतलब इस हिसाब से तो कोई इलेक्ट्रॉन निकला ही नहीं फिलहाल के केस में। इसका मतलब क्या हुआ कि निकलने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या तीव्रता पर निर्भर
नहीं कर रहे, इस हिसाब से हिसाब नहीं बैठ पा रहा। जबकि आप क्या कह रहे हैं, प्रयोग क्या बता रहे हैं, एक्सपेरिमेंट क्या बता रहे हैं, एक्सपेरिमेंट शो कर रहे हैं कि निकलने वाले इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होती है वो तीव्रता के अनुक्रमानुपाती होती है। इसका मतलब तो सीधा सीधा ये हो गया कि भाई ये अब इसको एक्सप्लेन करने में सफल नहीं है, ये इनको एक्सप्लेन करने में सफल नहीं है। ठीक है ना, पहला पॉइंट क्लियर। दूसरा इसी में देखिए जो दूसरा पॉइंट निकल करके आपका आया है, तो एक तो हमारा पहला पॉइंट ये क्लियर हुआ कि भाई ये तीव्रता जो होती है वो निकलने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या के अनुपाती होती है। ये हम इससे नहीं बता सकते तरंग सिद्धांत से, समझ गए ना भाई, ये तरंग सिद्धांत से क्लियर नहीं हो सकता। अब दूसरी बात देखो, दूसरी बात क्या थी कि भाई आने वाले प्रकाश की आवृत्ति अगर एक निश्चित आवृत्ति से ज्यादा होगी तभी इलेक्ट्रॉन निकलेगा। लेकिन तरंग सिद्धांत क्या कह रहा है, अब यही देखना, अब मान लीजिए धीरे 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 इलेक्ट्रॉनों को ऊर्जा मिलती जाएगी। शुरू में कितनी मिली, 0.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, लेकिन जब ऊर्जा लगातार आती जाएगी तो एक स्थिति ऐसी आएगी कि इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा किसके बराबर हो जाएगी, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की। अब 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर हो जाएगी तो इलेक्ट्रॉन निकलना शुरू कर देंगे। इसका मतलब तो ये हुआ कि भाई देहली आवृत्ति वाली तो ये कोई बात ही नहीं कर रहा, यानी आने वाले प्रकाश की अगर तरंग आवृत्ति जो है वो न्यू नॉट से अगर कम भी है, अगर न्यू जो है न्यू नॉट से कम भी है, तब भी उनको एनर्जी धीरे धीरे मिलती रहेगी और एक समय आएगा कि इलेक्ट्रॉन निकल करके चला जाएगा। समझ गए ना बात को। सपोज करिए हमारे पास 10 रुपए सामान लेना है 90 रुपए का, नहीं ले पा रहे, लेकिन हमारे पास कहीं से पैसे आते जाएं, मान लो हर घंटे में हमें 2 रुपए कहीं से मिल जाए तो शाम तक हमारे पास या 2 दिन में 3 दिन में हमारे पास इतने पैसे हो जाएंगे कि फिर हम उस सामान को खरीद सकते हैं। इसका मतलब तो यहां ये हो रहा है कि देहली आवृत्ति का कोई रोल ही नहीं है तरंग सिद्धांत के अनुसार। अगर देहली आवृत्ति जैसा कोई शब्द ही नहीं है, चाहे आने वाले प्रकाश की आवृत्ति कुछ भी हो, एक समय ऐसा जरूर आएगा कि इलेक्ट्रॉनों को इतनी ऊर्जा मिल जाएगी कि वो सरफेस को छोड़ के बाहर निकल जाएंगे। जबकि प्रैक्टिकल इस बात को नहीं मानते। प्रैक्टिकल क्या कहते हैं, प्रैक्टिकल ये शो करता है कि अगर आने वाले प्रकाश की आवृत्ति अगर एक निश्चित आवृत्ति से कम होगी तो चाहे उस प्रकाश को 10 दिन तक डालते रहो उस पर, उससे कभी भी इलेक्ट्रॉन निकल करके नहीं जाएगा। इसलिए तरंग सिद्धांत फेल हो गया। तीसरा जो पॉइंट है आपका कि भाई जो गतिज ऊर्जा होती है वो तीव्रता पर निर्भर नहीं करती। अब इसके हिसाब से तो क्या हो रहा है कि ये जो आने वाली ऊर्जा वो तीव्रता है, अब आने वाली ऊर्जा का एक पार्ट उसे निकालने में खर्च हो जाएगा तो बाकी किस पर मिल जाएगा, गतिज ऊर्जा के पदों में। भाई आप ऐसे तो कहोगे आने वाली ऊर्जा hν और यहाँ फाई के बराबर खर्च और ये काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, तो hν = फाई प्लस k मैक्सिमम, ये तो सिचुएशन बनी। अब आने वाली इस ऊर्जा को तुम कह रहे हो तीव्रता, आने वाली ऊर्जा को तीव्रता कह रहे हो, इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी जो है मतलब किस पर निर्भर कर रही है, तीव्रता पर निर्भर कर रही है। जबकि नियम ये बता रहा है कि वो तीव्रता पर निर्भर नहीं करती, क्योंकि वास्तव में हम उसको तरंग सिद्धांत में hν नहीं कहते, बल्कि उसको तरंग सिद्धांत में ऊर्जा लिखते हैं, तीव्रता लिखते हैं। इसलिए अब निर्भर किस पे कर रही है, आवृत्ति पर निर्भर करती है। अब इसके हिसाब से तो लग रहा है क्या, किस पर निर्भर कर रही है, तीव्रता पर निर्भर कर रही है। इसका मतलब दोनों पॉइंट क्लियर हो गए भाई, यानी वेव थ्योरी दोनों पॉइंटों को एक्सप्लेन नहीं कर पा रही है कि आवृत्ति का क्या मतलब है और उसमें तीव्रता का। पांचवें पॉइंट को थोड़ा समझिए, पांचवा पॉइंट तो और ही अच्छी तरीके से क्लियर हो रहा है। क्यों क्लियर हो रहा है, क्योंकि आप कह रहे हो पहले 0.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आया और धीरे धीरे उसके पास ऊर्जा बढ़ती चली जाएगी और फिर इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। इसका मतलब तो ये हुआ कि ऊर्जा के आने में और इलेक्ट्रॉनों के निकलने में बहुत ज्यादा समय लग जाएगा। जबकि प्रैक्टिकल क्या बताता है, ये स्पॉन्टेनियस घटना है, जैसे ही फोटोन आता है तुरंत इलेक्ट्रॉन निकलता है। इसलिए वेव थ्योरी इन पांचों पॉइंटों को एक्सप्लेन करने में फेल हो गई। वेव थ्योरी की ये फेलियर है तो ज्यादातर एग्जाम में 2 पॉइंट पूछता है, तो कोई से भी 2 पॉइंट आप लिख सकते हो, कहीं कोई परेशानी वाली बात नहीं। सिंपल सी आप बात बता दोगे भाई तरंग सिद्धांत के अनुसार जो ऊर्जा होती है वही तीव्रता है, और जब वो समान रूप से सभी इलेक्ट्रॉनों में बच जाएगी, इसका मतलब निकलने वाले जो इलेक्ट्रॉन है उनकी संख्या फिर एक तरह से उसके तीव्रता पर निर्भर नहीं करेगी।
ठीक है ना। तो इस तरह से ये पांचों पॉइंट एक्सप्लेन करने में ये तो फेल हो गया। अब क्या आता है भाई, अब आपको समझना है आइंस्टीन का समीकरण। अब आइंस्टीन का समीकरण क्या है, उस आइंस्टीन के समीकरण को सिद्ध करके आना है हमें, और फिर इन नियमों को उससे एक्सप्लेन करना है। इन नियमों के बारे में फिर हमको समझना होगा उस आइंस्टीन के समीकरण से। देखिए आइंस्टीन के समीकरण, ये इंपॉर्टेंट है, कभी कभी केवल आइंस्टीन का समीकरण ही प्रूव करा दिया जाता है, इसको सिद्ध करा लेता है आइंस्टीन का समीकरण प्राप्त कीजिए, और बड़ा आसान है, कुछ है ही नहीं इसमें। तो सबसे पहले लेकिन थोड़ी थ्योरी लिखनी पड़ेगी, वो थ्योरी क्या है उसको थोड़ा समझने की जरूरत है, उस थ्योरी को थोड़ा समझिए। इसमें आपको 3-4 बातें बतानी होगी, क्योंकि आइंस्टीन का जो समीकरण प्राप्त किया गया है उसमें आपको 2-4 बातें थ्योरेटिकली बतानी पड़ेगी। पहले क्या बताओगे कि आइंस्टीन के समीकरण, आइंस्टीन ने वो जो समीकरण प्राप्त किया वो प्लांक की क्वांटम थ्योरी के आधार पर प्राप्त किया। अब प्लांक की क्वांटम थ्योरी क्या है? प्लांक की क्वांटम थ्योरी ये है कि वो जो एनर्जी आती है वो छोटे छोटे बंडल और पैकेट्स के रूप में होती है, उनको कहते हैं प्रोटॉन्स। यानी वो जो ऊर्जा होती है वो छोटे छोटे पैकेट्स हैं, जिनको आप क्या बोल रहे हो, फोटॉन्स। और नंबर ऑफ फोटॉन्स को ही तीव्रता कहते हैं। यानी इसके हिसाब से जो तीव्रता है वो है नंबर ऑफ फोटॉन्स। और एक फोटोन की जो एनर्जी होती है E होता है h न्यू। एक फोटोन की एनर्जी h न्यू होती है, जहां h कांस्टेंट है और न्यू उसकी आवृत्ति है। अब हम क्या समझ रहे हैं भाई, आइंस्टीन अपना समीकरण दे रहे हैं तो प्लांक की क्वांटम थ्योरी के हिसाब से देखो। और प्लांक की क्वांटम थ्योरी ये है कि वो जो ऊर्जा आती है, जो विकिरण आता है, उसमें छोटे छोटे पैकेट से, बंडल से, जिनको फोटोन कह रहे हैं, यानी उसमें फोटोन्स होते हैं। और ये फोटोन जब किसी सरफेस पे गिरते हैं, ये मेटल सरफेस है, और जब इस पर ये फोटोन गिरते हैं, अब यहां पॉइंट है इंपॉर्टेंट, ये जब फोटोन गिरते हैं तो ये फोटोन, एक फोटोन अपनी एनर्जी कभी भी 4 इलेक्ट्रॉनों में नहीं बांटता, बल्कि एक फोटोन अपनी टोटल एनर्जी एक ही इलेक्ट्रॉन को देता है। इसका मतलब ये जो घटना है ना, एक फोटोन और एक इलेक्ट्रॉन, ये जो घटना है ना, ये घटना एक फोटोन और एक इलेक्ट्रॉन की घटना है। ये समझने वाली बात है यहां पे। यानी एक फोटोन अपनी टोटल एनर्जी एक इलेक्ट्रॉन को दे देगा। इसका मतलब 10 फोटोन आएंगे तो 10 इलेक्ट्रॉनों को मिल जाएगी। तो सीधी सीधी पता चला, जितने ज्यादा फोटोन आएंगे उतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकलने की कोशिश करेंगे। तो ये चीज ध्यान देनी है। तो एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन को अपनी एनर्जी दे देगा। अब होगा क्या फिर, जब एक फोटोन अपनी एक इलेक्ट्रॉन को एनर्जी देगा तो ये एनर्जी पार्शियली तो खर्च हो जाएगी इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में। किसके बराबर? मानो h न्यू एनर्जी आई थी तो भाई के बराबर तो खर्च हो गई इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में, और बाकी एनर्जी मिल गई इसको काइनेटिक, तो ये इलेक्ट्रॉन है तो काइनेटिक एनर्जी के रूप में। लेकिन यहां पे एक बात तो ध्यान देनी है, निकलने वाले इलेक्ट्रॉनों की सबकी ऊर्जा एक जैसी नहीं होती है, क्योंकि कुछ इलेक्ट्रॉन, सपोज करिए ये सरफेस है, कुछ इलेक्ट्रॉन तो ऊपर वाली सरफेस से निकलेंगे, कुछ इसके अंदर से निकल के आएंगे। अब मान लो कोई ऐसे करके सिचुएशन बता रही हो आप, कुछ इलेक्ट्रॉन तो यहां से निकल रहे हैं और कुछ यहां से निकल के आ रहे हैं। तो जो इलेक्ट्रॉन यहां से निकलेगा, एक इलेक्ट्रॉन यहां से निकल के, तो यहां वाला इलेक्ट्रॉन पहले बाहर तक आएगा तब बाहर जाके निकलेगा। इसका मतलब कुछ एनर्जी उसकी खर्च हो जाएगी यहां तक जाने में, अंदर से सरफेस तक आने में कुछ एनर्जी खर्च हो जाएगी। तो कुल मिलाकर हम क्या कह सकते हैं कि सरफेस से जो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे उनकी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी, और अंदर से जो निकल करके आएंगे उनकी काइनेटिक एनर्जी कम होगी। यह भी पॉइंट ध्यान रखने वाला है। कभी कभी एक नंबर पे क्वेश्चन पूछ लेता है कि जब फोटोन आते ही या प्रकाश आता है तो निकलने वाले इलेक्ट्रॉनों की गति ऊर्जा समान होती है? नहीं होती समान। जो ऊपर से निकलेगा उसकी ज्यादा होगी और जो अंदर से निकल के आएगा उसकी कम होगी, क्योंकि वो अंदर से बाहर तक आने में कुछ एनर्जी टकराने में खर्च कर देगा। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अब
मान लीजिए हम मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो उस हिसाब से आने वाली एनर्जी h न्यू है और यहां I के बराबर खर्च हो गई तो k मैक्सिमम उसको मिल गई, तो सीधा सीधा आपने लिख दिया h न्यू इज इक्वल टू I प्लस k मैक्सिमम। यही आइंस्टीन का समीकरण है। आप इसे थोड़ा सा सिस्टमैटिक वे में लिखना चाहते हो तो k मैक्सिमम इज इक्वल टू h न्यू माइनस I, और phi की जो वैल्यू होती है, phi की जो वैल्यू होती थी h न्यू नॉट, तो phi की वैल्यू लगा दोगे तो k मैक्सिमम इज इक्वल टू h न्यू माइनस h न्यू नॉट, h चाहो तो कॉमन ले लो और न्यू माइनस न्यू नॉट, तो ये भी आपका आइंस्टीन का समीकरण है। आप चाहेंगे थोड़ा सा और चेंज करें तो आपने पढ़ा है भाई c इज इक्वल टू न्यू लैम्डा, तो c इक्वल टू न्यू लैम्डा होगा तो यहां से न्यू की वैल्यू आ जाएगी न्यू इक्वल टू c अपॉन लैम्डा, और ऐसे न्यू नॉट की निकालोगे तो न्यू नॉट की वैल्यू आ जाएगी c अपॉन लैम्डा नॉट। तो फिर हम k मैक्सिमम का फार्मूला क्या लिख सकते हैं, k मैक्सिमम हो जाएगा h c अपॉन लैम्डा माइनस h c अपॉन लैम्डा नॉट, और आपका k मैक्सिमम का एक और फार्मूला बन जाएगा h c कॉमन ले लिया 1 अपॉन लैम्डा माइनस 1 अपॉन लैम्डा नॉट, तो ये तरंगदैर्घ्य के पदों में आइंस्टीन का समीकरण हो गया। इसको आप बता सकते हो कि ये तरंगदैर्घ्य के पदों में आइंस्टीन का समीकरण है। क्लियर? अब यही समीकरण है, ये भी समीकरण है, ये भी समीकरण है, ये भी समीकरण है, ये भी समीकरण है, ये सब आइंस्टीन के समीकरण है। तुमसे फॉर्मूला टाइप कराने के लिए आ जाए तो केवल आपको वो थ्योरी लिखनी है और इसको लिख करके दिखा देना है। थ्योरी को थोड़ा समझना होगा कि आइंस्टीन ने इस समीकरण को प्लांक की क्वांटम थ्योरी से दिया है, और प्लांक के अनुसार जो ऊर्जा आती है वो बंडलों के रूप में, पैकेट्स के रूप में आती है जिन्हें फोटोन कहते हैं, और फोटोन की ऊर्जा h न्यू होती है। जब भी कोई फोटोन किसी सरफेस पे गिरता है तो उसकी कुछ एनर्जी तो इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में और बची हुई उसको गतिज ऊर्जा के रूप में मिल जाती है। और खास बात इसमें बस यही है कि एक फोटोन अपनी टोटल एनर्जी एक इलेक्ट्रॉन को देगा, वेव थ्योरी के हिसाब से नहीं। वेव थ्योरी में आने वाली एनर्जी सब में बच जाती थी, यहाँ कह रहे हैं एक फोटोन अपनी टोटल एनर्जी एक इलेक्ट्रॉन को देगा, और इस तरह से ये आइंस्टीन का समीकरण हो गया। अब आता है तीसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट क्या था? चौथा पॉइंट कि भाई इस आइंस्टीन के समीकरण से इन नियमों को एक्सप्लेन करिए। अब बड़ा सिंपल है तो, क्योंकि आइंस्टीन का जो समीकरण सॉल्व किया गया वो इस आधार पर सॉल्व किया गया है कि एक फोटोन अपनी टोटल एनर्जी एक इलेक्ट्रॉन को देगा, और तीव्रता किसको कह रहे हो? तीव्रता कह रहे हैं नंबर ऑफ फोटॉन्स को, तीव्रता कह रहे हैं नंबर ऑफ फोटॉन्स को। इसका मतलब एक बताओ, एक फोटोन आया तो एक इलेक्ट्रॉन निकला, 4 फोटोन आए तो 4 इलेक्ट्रॉन निकले, 100 फोटोन आए तो 100 इलेक्ट्रॉन। हो सकता है कि इतने ना निकले, कभी कभी प्रोसेस में ऐसा हो जाता है, कुछ फोटोनों की एनर्जी वैसे ही खर्च हो जाती है, मतलब वैसे ही वहां खत्म हो गई। लेकिन हाँ ये है कि 100 फोटोन आ रहे हैं तो निकलने वाले इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो 100 से कम होंगे या 100 के बराबर हो सकते हैं, ज्यादा नहीं हो सकते। तो कुल मिलाकर के जितने ज्यादा फोटोन आएंगे उतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन, और नंबर ऑफ फोटॉन्स क्या होता है? तीव्रता। और यही आपको एक्सप्लेन करना था कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या किसके प्रोपोर्शनल है? तीव्रता की। एक्सप्लेन हो गया, क्योंकि इसी के आधार पर तो आपने ये आइंस्टीन का इक्वेशन ड्राइव किया है कि एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन, इसलिए जितने ज्यादा फोटोन उतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन, और नंबर ऑफ फोटॉन्स क्या है? तीव्रता, इसलिए निकलने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या तीव्रता के अनुपाती होती है। दूसरा पॉइंट एक्सप्लेन करते हैं। फॉर्मूला क्या आया है? अगर मान लीजिए मैं यहां ये कहने लग जाऊं कि न्यू इज लेस देन न्यू नॉट, आने वाले प्रकाश की आवृत्ति देहली आवृत्ति से कम है, तो गतिज ऊर्जा की स्थिति देखते हैं इस फॉर्मूले से क्या होगी। तो देखिए गतिज ऊर्जा के मैक्सिमम क्या हो जाएगी भाई? h न्यू माइनस न्यू नॉट, और ये बड़ा है तो ये तो माइनस में आ जाएगी, यानी गतिज ऊर्जा ऋणात्मक हो जाएगी। लेकिन आपने कभी भी ये नहीं सुना होगा कि गतिज ऊर्जा ऋणात्मक होती है। गतिज ऊर्जा ऋणात्मक हो नहीं सकती, इसका मतलब सीधी सी बात है इलेक्ट्रॉन तब तक नहीं निकलेगा जब तक कि आवृत्ति इससे बड़ी न हो, यानी देहली आवृत्ति से बड़ी होगी तभी इलेक्ट्रॉन निकलेगा, अदरवाइज इलेक्ट्रॉन। ये भी चीज एक्सप्लेन हो गई। तीसरा पॉइंट देखिए, गतिज ऊर्जा तीव्रता पर निर्भर नहीं करती। अरे भाई गतिज ऊर्जा तो किस पर निर्भर कर रही है? देखो यहां से गतिज ऊर्जा तो इस पर निर्भर कर रही है, आवृत्ति पे, तीव्रता पे कहां निर्भर कर रही है? सीधी सीधी बात है। तो तीसरे और चौथे दोनों क्लियर हो गए कि गतिज ऊर्जा आवृत्ति पर निर्भर कर रही है, तीव्रता पर निर्भर।
चौथी बात, फोटोन जैसे ही आया टोटल एनर्जी दे दी एक इलेक्ट्रॉन को। कह रहा है फोटोन आया इलेक्ट्रॉन निकला, कोई समय नहीं लगा। तो एक्सप्लेन करना था कि फोटोन के आने और इलेक्ट्रॉन के निकलने में कोई समय नहीं लगता है। इस तरीके से ये आपके पांचों पॉइंट क्लियर। तो देखिए आज का जो टॉपिक था काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये इसको थोड़ा समझने की जरूरत है। और इस टॉपिक में 4 पॉइंट हैं कि प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन के नियमों को समझना है, तरंग सिद्धांत की विफलता को समझना है, आइंस्टीन के समीकरण को ड्राइव करना है और उससे इनकी व्याख्या करनी है। एक तो इतनी बात ये समझनी थी। इसके अलावा एक दो बात और मैं बता देता हूं, वो भी इसमें आप समझ सकते हो। कभी कभी एक दो नंबर में ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं, तो उसको थोड़ा सा और ले लेते हैं इसी वीडियो में। देखिए स्टॉपिंग पोटेंशियल की बात मैं कर रहा हूं। स्टॉपिंग पोटेंशियल का मतलब है निरोधी विभव या संस्तब्ध विभव। निरोधी विभव यानी वी नॉट। वी नॉट और आवृत्ति के बीच में रिलेशन निकालना है हमें। और आवृत्ति न्यू में ग्राफ कह लो या संबंध कह लो, एक ही बात है। आप ग्राफ भी खींचना चाहते हो और संबंध भी लाना चाहते हो, तो आपको अच्छी तरह से पता है कि भाई के मैक्सिमम जो होता था, तो के मैक्सिमम जो होता था वो क्या था भाई? के मैक्सिमम का मतलब इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा, और उसे रोकने का काम कौन करता है? निरोधी विभव। यानी इलेक्ट्रॉन को रोकने में जो वर्क किया जाता है वो इस गतिज ऊर्जा के बराबर होता है। और आपने फॉर्मूला पढ़ा था वहां पर V का, कि V इक्वल टू होता था W/Q। तो वर्क डन का फॉर्मूला हो जाता था Q × V, और इलेक्ट्रॉन को रोक रहे हैं तो E Q की जगह पे आ जाएगा और V की जगह पे V नॉट। तो ये फॉर्मूला बन जाता है आपका K मैक्सिमम इक्वल टू EV नॉट। और अब आप रिलेशन लाना चाहते हो इसका फ्रीक्वेंसी के साथ, तो K मैक्सिमम का फॉर्मूला क्या है? अभी आपने निकाला है K मैक्सिमम इक्वल टू h माइनस 5। अब K मैक्सिमम की जगह लगा देंगे EV नॉट, तो EV नॉट इक्वल टू h माइनस 5। और यहां से V नॉट निकालोगे तो V नॉट इक्वल टू h अपॉन E इंटू न्यू माइनस 5 अपॉन E। तो रिलेशन तो ये आ गया, ये भी रिलेशन है, ये भी रिलेशन है। लेकिन अगर यही ग्राफ की बात आ जाए कि आप ग्राफ खींचने की बात करो कि भाई ग्राफ खींच के दिखाइए, किस किस के बीच में? इस पे फ्रीक्वेंसी ले रहे हो और इस पे स्टॉपिंग पोटेंशियल V नॉट ले रहे हो, तो कंपैरिजन करो। y एक्सिस पे आपने V नॉट लिया, तो यहां y इक्वल टू mx माइनस c, x एक्सिस पे आपने फ्रीक्वेंसी ली, तो कंपैरिजन दिख रहा है। यानी m की जगह पे क्या आ रहा है? h/e। तो ये तो किसका समीकरण होता है? y इक्वल टू mx माइनस c, सरल रेखा का। तो वो सरल रेखा ग्राफ आपका ऐसे करके आ गया, यहां तक तो डॉट डॉट दिखा देना आगे। तो ये जो कटा, ये ऋणात्मक अंतखंड है जो c की जगह पे आता है, यानी माइनस का π/e। अगर तुमसे कहे कि इसमें पोटेंशियल वाली एक्सिस पे काटा गया ऋणात्मक अंतखंड कितना है, तो π/e। और स्लोप, और इस जगह पे कहोगे न्यू नॉट, यानी फ्रीक्वेंसी अगर इससे कम होगी तो फिर घटना नहीं होगी, तो वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी हो गई। तो और थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी न्यू नॉट की वैल्यू हो गई, इधर ये π/e हो गया। और अगर इसमें कहता है ढाल बताइए, इसका ढाल पूछे स्लोप, तो ढाल होता है एक तरह से tan थीटा, लेकिन m की जगह पे, और m की जगह पे कितना है? h/e। इसका ढाल ये हो गया h/e। और इसी में ये तो पूछा है स्टॉपिंग पोटेंशियल के साथ, मान लो काइनेटिक एनर्जी के साथ ग्राफ पूछ ले तो क्या करोगे? हालांकि ये मैंने पहले भी आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन किए थे, लेकिन फिर एक बार इसको देख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बड़ा आसान चीजें हैं। अगर आप काइनेटिक एनर्जी के साथ ग्राफ खींचना चाहते हो, यानी K मैक्सिमम और न्यू के बीच ग्राफ, अब की बार इस एक्सिस पे आप K मैक्सिमम ले रहे हो और यहां फ्रीक्वेंसी न्यू ले रहे हो, बिल्कुल सेम है। फॉर्मूला क्या है? यही तो फॉर्मूला K मैक्सिमम इक्वल टू h माइनस 5। भाई फॉर्मूला लिख दोगे आप, K मैक्सिमम इक्वल टू h माइनस 5। कंपैरिजन कर दो, y इक्वल टू mx माइनस c। ग्राफ फिर से वही स्ट्रेट लाइन आ गया, लेकिन अब की बार जो अंतखंड है वो c, वो phi है, तो ये केवल phi है, और उस वाले में ये phi/e था।
इसका जो ढाल था वो h अपॉन e था, लेकिन इसका जो ढाल है m की जगह पे क्या आ रहा है h। कभी कभी न्यूमेरिकल आ जाता बड़ा आसान सा, क्या कहता है कि प्लांक कांस्टेंट, प्लांक जो नियतांक है उसका मान निकालो, तो तुम्हें कुछ नहीं करना, तुम्हें इसका ढाल निकालना है, उसका ढाल ही तो h है, जो ढाल आ रहा है वही तो h है, वही प्लांक नियतांक का मान। और इसमें निकाला तो h अपॉन e की वैल्यू हो जाएगी, तो e को उधर ले जाना, h का मान जो होगा वो प्लांक नियतांक हो जाएगा। तो इस तरीके से ये जो प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन वाला जो टॉपिक था वो अब आपका कंप्लीट है।